हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अपन मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के रिवीजन टॉपिक करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और आपका जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब जो रिपीट होते रहते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के। तो हर एक क्वेश्चन में जो भी आपको बताती जाऊँ ध्यान से सुनते जाइएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जाऊँ वो भी समझते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। कार्यशील मतलब जो कार्य करती है, जो कार्य कर रही है, स्टेबल पोजीशन में नहीं है, और 2011 के अनुसार बताना है। तो इसका जो प्रतिशत है वो लगभग 43.5% है, मतलब 43.5 है। मतलब इसका मतलब है कि राज्य की आधे से भी कम आबादी कार्यशील है, मतलब 50% भी नहीं है, आधे से भी कम आबादी क्रियाशील है। इसमें पुरुष की बात करें तो पुरुष की है 53.5%, मतलब मेल की 53.5% है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल की 32.6% है। इस प्रकार मेल की कितनी हो जाएगी, 53.5 हो जाएगी, और फीमेल की कितनी हो जाएगी, 32.6 हो जाएगी। मध्य प्रदेश की जो 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या देखें तो 7.26 करोड़ जनसंख्या है, 7,26,26,809 है। इस आबादी में से केवल 43.5% आबादी ही सक्रिय है, जिसमें मुख्यतः जो है सीमांत कारीगर शामिल हैं। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 43.5% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आधार पर उच्चतम से निम्नतम व्यवस्थित करो। मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, तो आपको ये बताना है, अवरोही क्रम में बताना है, उच्चतम से निम्नतम पे जाना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे कम किसकी है, उससे कम किसकी है। तो मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर की है। इंदौर सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला है, जहाँ लगभग 32.7 लाख जनसंख्या है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला है जबलपुर, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला है सागर, चौथा है भोपाल, और पांचवा है रीवा। पांचवा सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला कौन सा हो गया, रीवा है। और सबसे कम जनसंख्या वाले अगर बात करें तो सबसे कम जनसंख्या में आ जाता है हरदा, उमरिया, श्योपुर। हरदा, उमरिया, श्योपुर, ये क्या है, ये सबसे कम जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन हो जाएगा, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा हो जाएगा। बात करें कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है। और मध्य प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें तो 69.3% मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर लगभग 20.3% है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। जनगणना मतलब ऐसा कोई भी ईयर नहीं है कि जब जनगणना से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएं। जनगणना से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, महान एल्युमिनियम प्लांट पीतमपुर धार में स्थित है। दूसरा फैक्ट है कि ये एक एकीकृत एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है। इन दोनों में सही कथन की आपको पहचान करना है। पहला पॉइंट दिया है, पहला कथन दिया है कि महान एल्युमिनियम प्लांट पीतमपुर धार में स्थित है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महान एल्युमिनियम जो प्लांट है वो सिंगरौली जिला के बरगवा में है। कहाँ पर है महान एल्युमिनियम प्लांट, बरगला में है। और ये बरगवा कहाँ पर है, बरगवा जो है वो सिंगरौली में है। तो सिंगरौली के बरगरा में है महान एल्युमिनियम प्लांट, है ना। तो ये पीतमपुर धार में नहीं होगा, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये धार में मान एल्युमिनियम लिमिटेड प्लांट का एक प्लांट है, और ये एक गलत फहमी है। और ये एकीकृत एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है, ये इसका सही कथन हो जाएगा।
सिंगरौली में कोयला खदानों के पास ये महान एल्युमिनियम प्लांट स्थित है। तो महान एल्युमिनियम प्लांट कहाँ पे हो जाएगा? सिंगरौली के बरगवा में हो जाएगा और ये एकीकृत एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट हो जाएगा। तो केवल कथन दो सत्य हो जाएगा, पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच करता है। तोमदिया बौदीबर खदान कहाँ है? तोमदिया बौदीबर खदान कहाँ है? इसके बाद तिरौड़ी खदान कहाँ है ना? और कांची डाना खदान कहाँ है? गोसलपुर खदान कहाँ है? ये खदानें जो हैं खनिज से संबंधित हैं, तो ये आपको बताना है कि कौन सी खदान कहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं तोमदिया बौदीबर खदान की। जो तोमदिया बौदीबर खदान है वो कहाँ पर है? ये देखो काशीपुर में भी है। ये मध्य प्रदेश की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थित है। तोमदिया बौदीबर खदान कहाँ पर है? जो है ये झाबुआ में स्थित है। कहाँ पर है? झाबुआ में। तिरौड़ी खदान कहाँ पर है? बालाघाट। तिरौड़ी खदान कहाँ पर है? तिरौड़ी खदान बालाघाट में है। तिरौड़ी खदान बालाघाट जिले की एक तिरौड़ी तहसील है, वहीं पर ही ये तिरौड़ी खदान है। कांची ढाना खदान कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। गोसलपुर खदान कहाँ है? कटनी में। ठीक है, कांची ढाना कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। गोसलपुर खदान कहाँ है? कटनी में है। तो 1 2 3 4 इसके आंसर हो जाएंगे। याद रखना, तोमड़िया झाबुआ में है। तोमड़िया खदान कहाँ पर है? झाड़ुआ में है। तिरौड़ी खदान कहाँ है? बालाघाट में है। कांची ढाना खदान कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। और गोसलपुर खदान कहाँ पर है? कटनी में स्थित है। अगला है, जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में किस प्रकार के लौह अयस्क के भंडार हैं? ये लौह अयस्क के प्रकार हैं। तो जबलपुर का उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज पाई जाती है। वहाँ किस समूह के लौह अयस्क पाए जाते हैं? वहाँ हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, है ना। ये और यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट मिलता है। कुछ स्थानों पर लेटराइट और बैंडेड आयरन फॉर्मेशन के साथ भी जुड़ा हुआ पाया जाता है। बिजावर समूह की करी फॉर्मेशन में हेमेटाइट अक्सर गांठों और बोल्डर्स के रूप में पाया जाता है। यहाँ जो लौह अयस्क मिलता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिलिका और अभ्रक भी, मतलब सिलिका अभ्रक मतलब माइका, सिलिका और माइका की भी मात्रा इसमें देखी जा सकती है। जबलपुर का सिहोरा, गोसलपुर और पनगढ़ जो तहसील है वहाँ पर ये देखी जाती है। तो जबलपुर की सिहोरा, गोसलपुर और पनगढ़ तहसील में क्या पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर आपको विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है। बैहर पठार बालाघाट जिले में स्थित है। बैहर जो पठार है वो कहाँ पर है? बालाघाट में। बिल्कुल सही है कि बैहर पठार कहाँ पर है? बालाघाट जिले में स्थित है। यहाँ पर किसके भंडार पाए जाते हैं? बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर किसके भंडार पाए जाते हैं? यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। जो बैहर पठार है बालाघाट में, उस पठार में किसके अयस्क पाए जाते हैं? तो उसमें बॉक्साइट के अयस्क पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? पहला कथन तो इसका सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में लिखा है मैग्नीज का संचय पाया जाता है। इसमें मैग्नीज का नहीं पाया जाता, इसमें बॉक्साइट का पाया जाता है। और यहाँ से जो बॉक्साइट प्राप्त होता है, जो बैहर पठार से जो बॉक्साइट प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश के रेनकूट एल्युमिनियम जो प्लांट है वहाँ पर भेजा जाता है। ये बालाघाट के ऊपरी हिस्से में स्थित एक ऊंचा मैदानी इलाका होता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एक बड़ा हिस्सा और उसका मुख्य गेट इसी बैहर तहसील के अंतर्गत आता है। तो बैहर पठार कहाँ है? बालाघाट जिले में है। किसका संचय पाया जाता है? इस पर किसका पाया जाता है? बॉक्साइट का संचय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले में वन आवरण 20% से भी कम है?
मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर वन आवरण कितने से कम है? 20% से भी कम है। तो मध्य रूप से पश्चिमी और उत्तरी जिले जो हैं वहाँ पर जो मतलब 20% से कम वन आवरण पाया जाता है, जिनमें से उज्जैन है। उज्जैन में केवल 0.68% पाया जाता है। इसके बाद शाजापुर है, शाजापुर में 0.84% पाया जाता है। इसके बाद आगर मालवा है, आगर मालवा में 1.83 पाया जाता है। इसके बाद रतलाम में भी जो है बहुत कम ज़िलों में शामिल हैं, जबलपुर में भी होता है ना। तो ये जो है अब, लेकिन यहाँ पर इन चारों में से जो कम वाले उनमें दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही ज़िले दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें कि जो अशोकनगर ज़िला है मध्य प्रदेश का, अगर उसकी बात करें तो वहाँ भी वन आवरण 20% से काफ़ी कम है। अशोकनगर में जो वन आवरण है वो उसके कुल क्षेत्रफल का 5.39% है। अशोकनगर में वन आवरण कितना है? उसके क्षेत्रफल का 5.39% है। ये जिला उन क्षेत्रों में आता है जहाँ वन आवरण 10% से भी कम दर्ज किया गया है। उज्जैन, शाजापुर जैसे जिले के बाद अशोकनगर भी कम वनाच्छादित जिलों में आता है। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपकी तैयारी नहीं हुई हो और आप जो बचे हुए 1 महीना बचा हुआ है उसमें आप ऐसे टॉपिक चाहते हो जिसमें वही वही टॉपिक आपके तैयार हों, बार बार प्रैक्टिस हो, लगातार आपकी प्रैक्टिस की जाए, लगातार आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं, बार बार उन्हीं को तैयार करवाया जाए, तो आप ऐसा एक प्रैक्टिस बैच चाहते हैं या रिवीजन बैच चाहते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 तारीख से। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। ये स्पेशली रिवीजन बैच के लिए बनाया गया है। इसका चार्ज जो रखा गया है 190 रखा गया है और ये केवल 100 लोगों के लिए ही दिया जा रहा है 190 रुपये में। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अंतिम तैयारी है, ये अंतिम रिवीजन है। करंट अफेयर्स के चाहे टॉपिक हों, चाहे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हों, डेली इसमें प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना है, यहाँ पर हाय लिख कर भेजना है। मैं आपको जो प्रक्रिया है वो बता दूँगी, कैसे आपको ज्वाइन करना है। अगर ये आपको रिवीजन बैच लेना है, क्या है कि अब आपको केवल वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, तो वही पढ़ने के लिए ही हम ये बैच बना रहे हैं, क्योंकि बाकी पुराने बैचेस मेरे चल रहे हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे कि ये हमारा एक रैपिड फायर बैच है 25,000 प्लस MCQ का। इसका चार्ज 499 रुपये है। इसमें आपको हर टॉपिक के MCQ मिल जाएंगे। जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक हैं, सारे टॉपिक के आपको यहाँ से MCQ मिल जाएंगे। तो आप हमारा ये बैच भी ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन जो है GK विद आकांक्षा शर्मा के नाम से है। GK विद आकांक्षा के साथ शर्मा जरूर लगाइएगा, तभी आपको एप्लीकेशन मिलेगी, क्योंकि आकांक्षा पे एक ओल्ड एप्लीकेशन भी ओपन है जो कि उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आप हमारा ये रैपिड फायर बैच भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है, जहाँ पर ट्रिक से टॉपिक याद हैं, वीकली करंट अफेयर्स हैं, वीकली टेस्ट हैं, हस्तलिखित थ्योरी नोट्स हैं, टॉपिक वाइज MCQ है, हर यूनिट का डिटेल अध्ययन है। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का ये कवर किया गया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसे भी आप इसमें अगर ट्रिक से पढ़ने चाहते हैं हर टॉपिक, अगर आपको ट्रिक से पढ़ना पसंद है, याद नहीं होता है, चीज़ें बोझ लगती हैं, तो आप हमारा ये ट्रिकी बैच ले सकते हैं। इसका चार्ज 1499। इस ट्रिकी बैच में सारे कुछ टॉपिक आपको बहुत ईजी वे में सरल तरीके से ट्रिक से याद हो जाएंगे। इसके अलावा ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस वर्क ई-बुक है। ये 7500 प्लस MCQ का है। इसमें हर यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हर यूनिट के इसमें क्वेश्चन है, यूनिट 1 से 10 तक के। करंट अफेयर्स हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य प्रदेश हो, उसकी आपको ई-बुक मिलेगी। पिछले सालों के प्रश्न मिलेंगे और नया बजट मिलेगा। ये सब केवल कितने रुपए में? केवल 199 रुपये में मिलेगा। तो आप हमारी एप्लीकेशन से इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्राचीन भारत संकल्पना है, उसका ये एक प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको प्राचीन भारत संकल्पना याद करने में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे करीब 1500 प्लस क्वेश्चन है हर एक टॉपिक के, जैसे सट दर्शन हो गया, संस्कार हो गया, तो इसे भी ले सकते हैं। ये हमारा 7500 प्लस MCQ का प्रीलिम्स का, जो आपको मैं 199 में ई-बुक दे रही हूँ, वही इसकी हार्ड कॉपी। अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो हार्ड कॉपी जो है वो इस तरह 3 बुकलेट के रूप में मिलेगी, जो आपके घर पे आएगी, तो आप इसको भी मंगवा सकते हो। लेकिन अभी बात इतनी आ रही है कि अभी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आपको रिवीजन बैच लेना है, मतलब आपकी तैयारी हो चुकी है, तो आप एक बार ट्रिकी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ट्रिक से सारे टॉपिक पढ़ने के लिए। लेकिन आपकी तैयारी नहीं हुई है और आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो आप हमारा रिवीजन बैच ले सकते हैं।
190 केवल चार्ज है और 190 में आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF दी जाएगी। ये सारी प्रोसेस जो मिलेगी आपको इस नंबर पर मुझे हाई करके भेज देना है 6260190944 पर, है ना। या आप मुझे टेलीग्राम को जो लिंक भेजूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। मध्य प्रदेश में ऐसे कितने ज़िले हैं ये पूछ रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 9 ऐसे ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, जिसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा, इंदौर आ जाएगा। इंदौर के बाद कौन सा आ जाएगा, जबलपुर आ जाएगा। फिर सागर आ जाएगा जिसकी 23 लाख है। फिर भोपाल आ जाएगा जिसकी भी लगभग 23 लाख है। फिर रीवा आ जाएगा, सतना आ जाएगा, धार आ जाएगा, छिंदवाड़ा आ जाएगा और ग्वालियर। ये ऐसे 9 ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला इंदौर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला हरदा है। ठीक है, तो याद रखना। और ऐसे कितने ज़िले हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ऐसे 9 ज़िले मध्य प्रदेश में हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। देखो, कौन सा कोयला क्षेत्र कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो हिंगन देवी आता है, दातला जमाई भी आता है, दमुआ कालीन छपार भी आता है। बुढ़ार जो है कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अंतर्गत आता है। एक महत्वपूर्ण कोयला खदान है कानन घाटी, अपनी उच्च गुणवत्ता वाले कुकिंग कोल के लिए जानी जाती है, जिसका उपयोग इस्पात उद्योगों में होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कानन घाटी किसके लिए जानी जाती है, कोकिंग कोल के लिए जानी जाती है। कौन, कान्हा घाटी। और इसके अंतर्गत कौन आता है, हिंगन देवी, दातला जमाई और दमुआ आ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पनपथा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है। पनपथा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो पनपथा वन्यजीव अभयारण्य उमरिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में। पनपथा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, 1983 में। कहाँ पे बना था, उमरिया में बना था और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर पूर्व में स्थित है और उसी के विस्तार मतलब बफर जोन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा गंगऊ अभयारण्य की बात करें तो गंगऊ अभयारण्य पन्ना जिले में है। सिंगौरी अभयारण्य की बात करें तो सिंगौरी अभयारण्य सिंगरौली में है। सिंगौरी अभयारण्य कहाँ है, नाम से ही याद रखा है, सिंगौरी सिंगरौली। बगदरा अभयारण्य कहाँ है, बगदरा अभयारण्य सीधी में है। बगदरा अभयारण्य कहाँ पर है, सीधी में है। पनपथा कहाँ पर है, उमरिया में है। गंगऊ कहाँ पर है, पन्ना में है। सिंगौरी कहाँ है, सिंगरौली में है। और बगदरा कहाँ पर है, सीधी में है। पनपथा कहाँ है, उमरिया। गंगऊ मतलब पन्ना, सिंगौरी मतलब सिंगरौली और बगदरा मतलब सीधी, मतलब ये सीधे सीधे इनके मैचिंग मिली हुई है। ए का ए होगा, बी का बी होगा, सी का सी, डी का डी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा टॉपिक वाइज MCQ भी करा रही हूँ। MPPSC की एस सीरीज़ भी चल रही है और एप्लीकेशन पर कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और टेलीग्राम पर जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको ज़रूर ले लीजिएगा अगर अंतिम रिविजन करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।